आज जो हाइब्रिड रेजीम चल रहा है, जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है, इस हाइब्रिड रेजीम का भी एंड होना है। ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा और अपोजिशन पे दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। ये मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं अपना मौकिफ से नहीं हटता हूँ तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी कॉलीग्स के साथ इंतकामी सलूक किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहे थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में वो आज तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से जो है वो अदालत में पेश हुए। 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी बाकायदा और बाकी मुल्ज़िमान को भी बुलाया गया कि सारे आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब इसमें शरीक मुल्ज़िम है, आसिफ अली जरदारी साहब इसमें मुल्ज़िम है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसमें मुल्ज़िम है। नैब के कब्जे में मुबैना तौर पे 4 गाड़ियां हैं जिनमें 2 BMWs हैं बुलेट प्रूफ जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, बैरून मुल्क से तोहफे में आई थी। एक गाड़ी जो आसिफ अली जरदारी साहब से 2 ये ली गई और एक लेक्सस ली गई, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक मर्सिडीज़ गाड़ी बुलेट प्रूफ जो है वो ली गई। ये गाड़ियाँ इनको 15% के ऊपर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये तोशा खाना के अंदर ये गाड़ियाँ मौजूद थी। तोशा खाना वो जगह होती है जो बाहर से आपको कोई तोहफा मिलता है, सरबराह मुमलिकत को, किसी MNA को, MPA को या सरकारी ओहदेदार को बाहर मुल्क से जो तोहफा मिलता है तो वो उस ओहदे का तोहफा होता है, वो कौम की अमानत होती है, वो तोशा खाना में जमा कर दिया जाता है। तो तोशा खाना के अंदर वो तोहफा जमा करवाया जाता है और वो आप नहीं ले जा सकते इस तरीके से। और वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उसकी कीमत को इंतहाई कम करते हुए 15% पे आसिफ अली जरदारी साहब को 3 गाड़ियाँ दी गई। और जो गाड़ियाँ दी गई उनकी जो कीमत है वो भी अदा आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं की, बल्कि एक इंतहाई मुतनाज़े ओमनी ग्रुप जो है उसकी तरफ से, उसके अकाउंट से ये कीमत अदा की गई और गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तेमाल में रही। ये वो एलिगेशन है जिस पे इनको बुलवाया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्योंकि सहूलतकारी की थी इस मामले में, इसलिए उनको भी बुलाया गया। 2008 में मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने मिलकर हुकूमत बनाई थी तो गुडविल जेस्चर के तौर पर एक मर्सिडीज़ गाड़ी जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी दी गई थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इसलिए इस केस में शामिल किया गया कि आपके पास तो कोई ओहदा नहीं था, तो आपने ये गाड़ी कैसे हासिल की बगैर किसी दरखास्त के और आप उसको इस्तेमाल करते रहे। तो इस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस केस के अंदर एक शरीक मुल्ज़िम के तौर पे होंगे और 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम ये किया कि नून लीग की तरह बिल्कुल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून जब पेशी के लिए आई मरीम नवाज साहबा तो लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, पत्थर चले थे, डंडे चले थे, आंसू गैस चली थी और कारकुनों ने नैब के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की थी जिस पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और फिर मरीम नवाज साहबा को नैब ने सुना ही नहीं, उन्होंने कहा जी आप यहाँ से चली जाएं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो फिर मरीम नवाज साहबा को सुन नहीं पाए नैब वाले और उनको वापस जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। जब उनको एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया, दोबारा उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर नैब का टाइम, उन्होंने कहा जी अब टाइम नहीं है, आप चली जाए। ये तो हुआ PMLN के साथ और उनकी गलत हिकमत अमली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली इंतहाई जो है वो कानून के मुताबिक थी। उन्होंने कोई इस किस्म की आज वायलेंस नहीं किया, वहाँ पे कारकुन बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने नहीं पहुँचाए, कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल भी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। तो ये एक अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि लाइन पे आ जाओ। सवाल ये है धमकियाँ कौन दे रहा है और कौन सी लाइन पे लाना चाह रहा है, पहला सवाल ये पूछना है मुझे पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें हमारे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें कंवल शोजब साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कल उस्मान बुज़दार साहब ने भी पेश होने जाना है, अपने सवालात के जवाब देने हैं नैब को। आज उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की, उस पर भी आज मैं बात करूँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे उन्होंने एक दफ़ा फिर गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि मैं तो बतौर गवाह गया था नैब के दफ्तर में, मैं तो मुल्ज़िम नहीं हूँ, मैं तो बतौर गवाह गया था। तो ये उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, आज के प्रोग्राम में कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए।
अब सबसे पहले सेनेटर सहर कामरान साहिबा ये बता दें कि हमें धमकियां दी जा रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि तुम भी लाइन में आ जाओ, हमें लाइन में लाने के लिए कहा जा रहा है। ये कौन कह रहा है और कौन सी लाइन में लाना चाहता है और धमकियां कौन दे रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? हिम्मत करें, बताएं। इमरान, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज वो क्या रहा था। आज जो है यानी ये वो हुकूमत है जिसके दौर में उसामा बिन लादेन को शहीद कहा जाता है, एहसान फरार हो जाता है और एक बीमार शख्स को अदालत में पेश करने के लिए या वीडियो लिंक पर भी बयान ले सकते थे, मजबूर किया जाता है ऐसे वक्त पे जबकि कोरोना फैला हुआ है। और फिर लाठियां, सफेद कपड़ों में लोग, रुकावटें, वकील नहीं आ सकते। और मैं समझती हूँ जिस किस्म की हरासमेंट आज फैलाई गई, तो आप क्या कहेंगे कि हरासमेंट बेवजह थी? सर कामरान साहबा, आप कह रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को उस वक्त बुलाया गया, आप कह रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को उस वक्त बुलाया गया जब कोरोना फैला हुआ है, नहीं बुलाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि कारकुनों को और बाकी लोगों को जाने क्यों नहीं दिया गया अदालत में जब कोरोना फैला हुआ है? कोई एक बात करे ना, या तो आप कहें कि लोग ना आए, कोरोना फैला हुआ है, या आप कहें कि यानी मुझे दोनों बातें अलग अलग हैं, समझ नहीं आ रही, इकट्ठी नहीं हो सकती। बात ये है इमरान, क्या वकील जो है अदालत में नहीं आएंगे? वकील तो आए थे। क्या वकील जो है जो वकील देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की उम्र और उनकी बीमारी देखिए, या तो वो किसी अदालत में पेश ना हो रहे हो, या तो वो किसी केस से फरार हासिल कर रहे हो, या किसी और अदालत में वो वीडियो लिंक पे पेश ना हुए हो। तो मैं ये समझती हूँ कि आज की जो कार्रवाई थी वो हरासमेंट थी। और आज इस हरासमेंट पे हमने सारा दिन बात की है, इस हरासमेंट पे जो आपने सारा दिन, मैं जानना चाहता हूं, देखें जो एक पॉइंट मिस हो गया वो ये धमकियां कौन दे रहा है और किस लाइन पे लाने के लिए कहा जा रहा है, ये मैं ये जानना चाहता हूं, कौन है जो आपको धमकी देता है? देखिए, बात ये है कि ये तो आप एक एक के बयान सुन लीजिए। यानी वो हुकूमत जो कश्मीर पे सौदाबाजी करती है, जिसके दौरे हुकूमत में कश्मीर चला जाता है, वो रोज तलवारें निकाले कराची पता करने चल पड़ी है। रोजाना आप ये देखें, उनको बीआरटी के धक्के नजर नहीं आते, उनको जो है लाहौर के अंदर जो है। बहन मैं ये नहीं कह रहा, बहन बीआरटी बहुत खराब है, कराची बहुत अच्छा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ धमकियां कौन दे रहा है? सहर कामरान साहिबा, धमकियां कौन दे रहा है ये पता चलना चाहिए आज। इनका पोल खोल दें, इनके पोल खोल दें, आप क्यों डर रही हैं? इनके पोल खोल दें आप, कौन धमकियां दे रहा है? बात ये है ये हुकूमत नैब के कोई किसे यूज कर रही है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, हरासा करने के लिए, धमकियां देने के लिए। आज नैब की कस्टडी में एक और शख्स जो है नैब की कस्टडी में जो है मैं समझती हूँ कत्ल कर दिया एक और शख्स का, यानी असलम मसूद, एक और डॉक्टर ताहिर अमीन के बाद, ब्रिगेडियर असद मुनीर के बाद आज एक और शख्स। यानी अब नैब की कस्टडी में जो लोग हलाक हो रहे हैं उनकी, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ अप्रूवर नहीं थे? हरासमेंट नहीं है, वादा माफ गवाह नहीं थे आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ? सॉरी, वो वादा माफ गवाह नहीं थे, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। उन्होंने दरखास्त दी हुई थी, वो नैब की कस्टडी में थे, वो जेर इलाज थे, उनको हरासा किया गया, उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ताहिर अमीन को एक दफा हार्ट अटैक हुआ, एक दफा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, उनकी डेथ हो गई। आप मियां जावेद अहमद, नासिर शेख, आप किस का नाम लेंगे? असद मुनीर। बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, लेकिन आपको धमकियां कौन दे रहा है? आप ये देखें कि ये अब ह्यूमन राइट्स वॉच के भी जो आ रहे हैं, आप मेरी बहन, आपको धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां कौन दे रहा है? मेरा सवाल वही है। इस्तेमाल करके हुकूमत दे रही है, नैब को इस्तेमाल करके हुकूमत दे रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? तो हुकूमत में से कौन दे रहा है? हुकूमत में से किसने राब्ता किया आपसे? आप जो है वो एनएससी अवार्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर ले, आप 73 के आइन पे कॉम्प्रोमाइज कर ले, हमें कराची पता करने दे। मेरे ख्याल में मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। देखिए सर, मैं आपसे लंबी बात हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ हुकूमत में से किसने आपसे राब्ता करके धमकी दी है और आपको लाइन पे आने के लिए कहा है? मैं हकाइक बयान करूंगी, मैं आपकी पसंद का जवाब नहीं दे सकती, मैं हकाइक बयान करूंगी। मैं आपकी पसंद का सवाल कर रहा हूं। आपने आज कहा, आपके चेयरमैन ने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं और हमें एक लाइन में लाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि किसने धमकियां दी और कौन सी लाइन में लाया जा रहा है, कौन धमकी दे रहा है, किसने राब्ता किया? रूलिंग है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यही नैब को इस्तेमाल करके यही हुकूमत जो है धमकियां दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि या तो जो है आप सिंध की तकसीम बर्दाश्त करें, आप जो है 1970 जी ठीक है। अब मुझे आपका मौके बड़ा तफसील से आ गया।
लेकिन वो सवाल मेरा अभी भी वो तशनगी है, शायद कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकबिल में इसको खोल के रख दें कि ये बंदा है, इसने राब्ता किया था और इसने ये धमकी लगाई थी और ये कहा था कि इस तरह सुधर जाओ वरना मैं ये कर दूंगा। तो ये हो सकता है मुस्तकबिल में कभी वो बता पाए। लेकिन कमल शोदब साहिबा 18वीं तरमीम पे तकिया कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली ये है वो फसाद की जड़ जिसकी वजह से सबको तकलीफ हो रही है और पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। देखिए, ये 18वीं तरमीम 1973 के आइन में 18वीं तरमीम कहते हैं, खुद मानते हैं कि 73 का आइन जो है उसमें ये तो तरमीम कर सकते हैं, लेकिन उस तरमीम को ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता वो कोई आसमानी सहीफ़ा है कि उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम 101 शिकों पर शामिल है। शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके तमाम जिम्मेदारान जो पार्लियामेंट्री हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया कि भाई हम 18वीं तरमीम के ना खिलाफ हैं, ना हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें चंद 5-6 शिकें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं। बात जब कराची की आती है, आज आपने देखा मुराद अली शाह साहब को याद आ गया कि कराची सिंध का ही हिस्सा है और इसको नहीं, वो कह रहे हैं हमारी माँ है, सिंध हमारी माँ है। इलेक्ट हुए जी, सिंध तो उनकी माँ है, लेकिन कराची सौतेला भाई है, उसके साथ शरीका इसलिए क्योंकि 14 MNA वहां से इलेक्ट हो गए पीटीआई के। तो आप आज तक तो यही स्टेटमेंट सुन रहे थे कि जो भी करना है करे, वफाक आके करे 14 MNA इनके, क्योंकि पीटीआई को कराची ने वोट दिया तो हमने कराची को पनिशमेंट देनी है। 3.25 करोड़ के का जो शहर है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। आपके चैनल ने दिखाया, ब्रेकिंग न्यूज चली, 12 साल का बच्चा डूब के वहां पे या बह के खत्म हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आइन की कस्टोडियन होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब चीफ जस्टिस कोई बात करते हैं तो वो गैर आइनी बात नहीं होती, वो आइन के हदूद और कयूद को हम सबसे बेहतर समझते हुए बात कर रहे हैं। रिमार्क्स उन्होंने पास किए, आगे जो जवाब दे रहे थे वो भी आइन के मुताबिक इंटरप्रिटेशन दे रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब। और जाहिर है अगर कोई सोल्यूशन दिया जाएगा कराची की बिलकती हुई सशक्ति हुई आवाम को तो आइन की हदूद में रहते हुए दिया जाएगा। 18वीं तरमीम का रोना ये क्यों लेकर आ जाते हैं इनके इनसिक्योर, इनकॉम्पिटेंस और जो एक नौमालूद सियासी इनके चेयरमैन है पर्ची वाले, इनने 200 तो उनसे संभाला नहीं जा रहा है। मैं कराची के एक इशू था। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की शदीद तरीन मुखालफत मैं कराची पे बात रही है। एक मिनट ठहर जाए, मियां नवाज शरीफ साहब की एक सेकंड मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल है, मियां नवाज शरीफ साहब की शदीद तरीन मुखालफत रही है एक दौर में पीपल्स पार्टी के साथ, इसके बावजूद कराची में अमन लाने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए थे, फौज भी इनके साथ मिल गई थी, इन्होंने गैंग वॉर भी खत्म किया, दहशतगर्दी भी खत्म की, भत्ता भी खत्म किया और कराची को पुरअमन कर दिया। वो वाला जो जिस किस्म का इत्तेहाद उस वक्त हमने देखा था वो अब हम क्यों नहीं देख पाते? देखें, अभी तो गैंग वॉर वाला इशू खत्म हो गया, ठीक है जी, उसमें तो ये खुद इन्वॉल्व थे। अब तो है स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, कैपेसिटी का इशू, इदारे जो तबाह किए हैं उसका इशू, लोकल गवर्नमेंट को फंड्स नहीं देते या उनको अथॉरिटी नहीं देते उसका इशू, ये वो इश्यूज हैं। और फिर नीयत का इशू, जब नीयत ही ना ठीक हो इंसान की, जब वो चाहते ही ना हो कि कराची को वो ठीक करना कोई को उसको तवज्जो देनी है। आपको मुराद अली शाह नजर आए पूरे? आपको उस दिन नजर आए जिस दिन लोग डूब रहे थे तो वो जरदारी साहब की केक कटवाते हुए, तालियां बजाते हुए और सिरों पे टोपियां पहन के एक तमाशा वहां लगाया हुआ था पीपल्स पार्टी ने? आपको कहीं महसूस हुआ कि इन्हें आवाम का दर्द है, इनको एहसास है कि लोग किस हालत में थे? ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, यहाँ से एनडीए। मेरा सवाल कुछ और था कमल शोदब साहबा, मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब जब इनके साथ बैठ सकते हैं कराची में अमन लाने के लिए, तो आप कराची को बेहतर करने के लिए इनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते? ये कम से कम अवामी मुंतखब नुमाइंदे तो है ना। ये मुनाफिकाना रवैयों के साथ, बगल में छुरी मुंह में राम राम के साथ इत्तेफाक कैसे बनेगा? कल इत्तेफाक हो रहा है, आज वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इनका इशू ये है कि नीयत जब खराब हो, जब 19 को कॉल दी हुई हो कि प्रोटेस्ट करना है, तो किस तरीके से इत्तेहाद होगा? वो चाहते नहीं अथॉरिटी दे, जो टीम बनी है या जो कल कमेटी बनी थी उसको अथॉरिटी देना नहीं चाहते हैं, उसको काम करने नहीं देना चाहते हैं। आप मुझे बताएं किस तरह कराची ठीक होगा? मुझे जरा डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर साहब कैसे फिर ठीक होगा? मामला यह है कि दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये हालात चौधरी निसार साहब के साथ भी थे इनके, लेकिन कोई ना कोई रास्ता रखा हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और किसी ना किसी तरह करके इनको मना मनू के वो ऑपरेशन करवा दिया जो पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती थी। वो ऑपरेशन मियां साहब ने करवा दिया और इन्हीं के हाथों करवा दिया। अब कराची को एक और ऑपरेशन चाहिए, सफाई का, सुथराई का, गवर्नेंस का। वो उस ऑपरेशन के लिए उनको मदद देनी पड़ेगी, आपको बाहर से रेस्क्यू करना पड़ेगा। क्या आपको माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इमरान साहब, बुनियादी तौर पर यह मसला जो है रवैयों का मसला है, बर्दाश्त का मसला है। इतना ही कहूँगा, लफ्ज़ तो और भी बहुत सारे आ जाते हैं मेरे जहन में, ट्रेनिंग कह लें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, जब आप छोटे सूबों की बात करते हैं, आप मरकज़ में बैठे होते हैं, आप एक बड़ी जगह पे बैठे हैं, आपका ज़र्फ़ और आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। छोटे सूबे दुहाई देते रहते हैं, अपनी महरूमियों की शिकायतें भी करती रहते हैं, वो जायज़ भी होती हैं, नाजायज़ भी होती हैं। लेकिन अगर आप उनकी किसी शिकायत को, किसी तकलीफ़ को टॉक शोज़ पे बैठ के अच्छे स्पोक्स पर्सन जैसे कंवल शोज़ब साहिबा हैं, इनके ज़रिए आप उनको शटअप कॉल देंगे तो वो बात तो ज़ाहिर है, फिर वो उधर से वो कोई बात करेंगे तो फिर यही होगा, टॉक शोज़ पे बैठ के एक दूसरे को लानत मलामत गालम गलोच। वो कोई भी सूबा हो, कोई दूसरा सूबा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। अब सिंध की स्पेसिफिक जो सूरत हाल है, आप देखें कि जब से कोरोना जैसी वबा जिसने पूरी दुनिया को तहबाला कर दिया पाकिस्तान में आती है, उस वक्त से लेकर आज तक आपको अल्फाज की गोलाबारी नज़र आती है, खुसूसन सिंध के साथ। ये बड़ा अफसोसनाक है। सिंध में कोई भी जमात बैठी हो, अगर सिंध की महरूमियाँ हैं, सिंध में अगर कोई काम नहीं करता, बुलाएं, वज़ीर आला को बुलाएं, वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, बुला के उनसे पूछें। ईसीसी की मीटिंग्स होती हैं और कई फोरम्स के ऊपर वज़ीर आला आके बैठते हैं, बताएं उन्हें जी कि ये कमी है, कोई कमी किसी हम पूरी कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कराची के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आप आगे कराची में काम करें। सिंध खुद चैलेंज करता है कि कराची के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आप आइए और आगे कराची में काम करें। अब जब वो काम करने आते हैं तो कहते हैं हम कराची किसी को दे नहीं सकते। देखें जी, सिंध के भी ज़ाहिर है कई स्पोक्स पर्सन है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिंध वाले बिल्कुल ठीक हैं। मैंने पहले कह दिया कि उनकी बात शिकायत या बयानात जायज़ होंगे, बाज़ नाजायज़ होंगे, लेकिन बड़ी जमात को, बड़ी जो पार्टी होती है वो मरकज़ में बैठी हुकूमत होती है, उसे थोड़ा आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। बाकी ये जो बात है जी यहाँ पे फ्लडिंग की, अब 3-4 चीज़ें हैं मोटी मोटी। बारिशें हो गई, पानी आता है, ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी है। ये बयान उसका हर आपको टॉक शो पे 6 दफ़ा रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। कुत्तों की वैक्सीन किसी टाइम पे कांटे की ख़त्म हो गई, हर प्रोग्राम में आपको जी कुत्तों को कांटे की वैक्सीन ख़त्म हो गई। अच्छा, थर में बच्चे, जाहिर है सबके लिए ये बात अफसोस का बात है, दुख का बायस है। पाकिस्तान में कोई भी बच्चा अगर किसी बीमारी या भूख से मरेगा तो सबको तकलीफ होगी, लेकिन हमें नहीं, इन चीज़ों को सिर्फ एक टॉन्टिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ तंज देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने जो बात की हमारे दौरे हुकूमत में ऑपरेशन की, आपको याद होगा कि उस ऑपरेशन में का इंचार्ज कप्तान जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उनको बनाया गया था, कायम अली शाह साहब को। बेशक नाम निहादी हो, लेकिन हमने कहा कप्तान आप हैं जी, आप लीड करें। हमने उनको फोर्स भी दी, वसाइल भी दिए, रेंजर्स को भी खुसूसी इख्तियारात दिए। मैं पार्लियामेंट में था जब ये इख्तियारात रेंजर्स के सर, लेकिन उसमें एस्टैब्लिशमेंट और वफाक ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया था। सर देखिए, मुझे याद है एस्टैब्लिशमेंट ने और वफाक ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया था कि सिंध गवर्नमेंट उसमें से निकल नहीं सकी थी। मुझे पता है कि सिंध गवर्नमेंट खुश नहीं थी, मतलब ये है कि अभी सिंध गवर्नमेंट उसमें खुश नहीं थी, वो बहुत परेशान थे, लेकिन आपने काम उनसे ले लिया था। दबाव बना रहा है, एस्टैब्लिशमेंट रोक रही है, एस्टैब्लिशमेंट दबाव बना रहा है, वफाक नहीं होने दे रही। मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ने आपका दबाव बर्दाश्त कर लिया था, इनका कर नहीं पा रही और इनके आगे रेजिस्ट कर रही है। मैं चलिए ब्रेक लेता हूं, एक ब्रेक। कौन सी हुकूमत है सर ब्रेक जिसकी बेहतरी का काम हो रहा हो और हुकूमत ना होने दे? सर ये जो ऑपरेशन हुआ था ना सिंध का, इस पे तो सर मुझे अच्छी तरह पता है, मैं वहां कराची से भी जाके कवर करता रहा हूं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुश नहीं थी। पीएमएलएन ने ये ऑपरेशन जबरदस्ती करवाया था और फौज ये फैसला कर चुकी थी ताजरों की आवाज के ऊपर कि जो एक माशी दहशतगर्दी कराची में हो रही है उसको हर हाल में रोकना है, और उसके पीछे ये सारे गैंग्स थे जिनको फिर नकेल डाली गई। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उस्मान बुज़दार साहब गवाह हैं या मुलजिम? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। अच्छा खासा कानूनी मामला होता है हमारे यहाँ पे, सियासी खप इतनी पड़ती है कि जो असल कानूनी मामला है वो कहीं और रह जाता है और सियासत की नज़र हो जाता है। हम करते ये हैं कि फायर पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे हम आंसू गैस के शेल चला देते हैं, डंडे चला देते हैं, और जो असल कानूनी मामला है कि मरियम नवाज को बुलाया क्यों था, वो कहीं गायब हो जाता है। वो सवाल जो आम आदमी को पूछने चाहिए कि जनाब आपके ऊपर करप्शन का ये एलिगेशन है, इसका तो जवाब दीजिए, वो सवाल नहीं उठाया जाता, बल्कि सवाल उठाया जाता है हमें रोका क्यों, हमारे वकील को क्यों रोका, आने क्यों नहीं दिया, बुलाया क्यों, बूढ़ा आदमी था, कोरोना वायरस था। हमें इन अजीबोगरीब चीज़ों में फंसा दिया जाता है। सियासी खप को रखें एक साइड पे, और अगर सीधा सीधा सवाल पूछें सैर कामरान साहबा आपसे कि 15% कीमत के ऊपर गाड़ियां हासिल की आसिफ अली जरदारी साहब ने, और वो भी पैसे अदा किए ओमनी ग्रुप जैसे मुतनाज़े ग्रुप ने जिसके करप्शन के बेशुमार किस्से हैं,
तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, ये गाड़ियां जरदारी साहब ने क्यों ली? उनके पास तो बहुत पैसे हैं, 15% पे गाड़ियां ली और वो भी कानून को तोड़ के ली, और ओमनी ग्रुप ने उसके पैसे दिए। ये क्या चल रहा है, ज्यादती नहीं है? इमरान, पहले तो ये तय कर लें कि मुझसे सवाल पूछेंगे तो जवाब आप देंगे या जवाब मैं दूंगी, हम ये तय कर लें पहले। यानी अगर तो आपने मेरी बात सुननी है, मेरी बहन, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगी, अगर आपने देना है तो मैं कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या होगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, मैं बता देता हूँ ना, आपने पूछा मैं बता देता हूँ। तय कर लेते हैं। अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगी तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, अगर आप कहीं और घुमाएंगी तो मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। ये गुजारिश है बस। बात ये है इमरान, आपने जवाब देना है, मेरी आपको पूरी इजाजत है, आप जवाब दे दें अपनी तरफ से। देखिए बात ये है कि ये जो तय करना है वो अदालत ने तय करना है, अदालत से हम भाग नहीं रहे, एक प्रोसीजर के तहत गाड़ियां ली गई। अब जो इल्जामात है वो कितने दुरुस्त है और कितने गलत है, ये जब सामने आएंगे हकाइक तो उस पर आप बात कीजिए। देखिए इल्जामात की बुनियाद के ऊपर आप किसी की कैरेक्टर असोसिएशन नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अभी जो है कंवल जोसेफ साहबा ने कहा कि 14 एमएनए हैं इनके कराची से। मैं कहूंगी कि 14 एमएनए जो गटर बंद करते हैं अपने इलाकों में नहीं जा सकते, ढकने चोरी करते हैं। फिर मैं एक और बात कहूंगी कि इन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट, मुझे बताएं केपी में और पंजाब में कौन सी लोकल गवर्नमेंट है। फिर ये बात हुई कि जी पीपल्स पार्टी ऑपरेशन नहीं चाहती थी, ऑपरेशन जो नहीं चाहते थे वो इनके इत्तेहादी हैं आज भी एमकेएम। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की वजह से सफर किया। तो देखिए बात यह है कि बातों को ट्विस्ट करना तो बहुत आसान है। जो मामला अदालत में चल रहे हैं, या तो हम अदालत में नहीं जा रहे हो, या तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अदालत में ना पेश हुए हो, या तो किसी मुकदमे से फरार हो, या तो मुल्क से बाहर चले गए हो। मफरूजों की बुनियादों के ऊपर बातें करने से कुछ नहीं होता। हाँ मैं कहूंगी इधर आना चाहिए इंसाफ होता हुआ कि अगर बुजदार साहब पे इल्जामात है तो बुजदार साहब अपना असर और रसूख इस्तेमाल ना करें। वही मैं यहाँ पे बात दोहराऊंगी जो इमरान खान अहमद नियाजी साहब दोहराते थे कि भाई अपने ओहदे से इस्तीफा दें, अपने आप को पेश करें। बिल्कुल ठीक है, जायज मुतालबा, बिल्कुल जायज मुतालबा, एब्सोल्युटली राइट। ये मुतालबा आप लोगों को ये वैसे पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में ये मुतालबा करना चाहिए कि उस्मान बुज़दार रिजाइन करें। आप लोग वहां क्यों नहीं कर रहे? इमरान बिल्कुल मुतालबा करते हैं, बिल्कुल हर फोरम पे बात करते हैं, असेंबली में भी करते हैं, मगर मसला ये है कि आप ये देखें कि असेंबली के साथ हो क्या रहा है। असेंबली को तो इन्होंने बनाया हुआ है होस्टेज। देखिए उस्मान बुज़दार वाहिद आदमी है जो जब नैब की पेशी पे गया तो अकेला गया, ना वो अपने साथ बंदे लेकर गया, ना उसने किसी कारकुन को बुलाया, ना उसने वहां रोला डाला, ना उसने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना जाने से पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस्मान बुज़दार के जाने में और आपके जाने में फर्क भी है, लेकिन उसको इस्तीफा देकर जाना चाहिए। ये पीटीआई का मौकिफ था, ठीक बात है। इमरान पीपल्स पार्टी तो हथियार लेके नहीं गई ना, अपने वकला को लेके गई। जज साहब कहते हैं मैं खुद नहीं आ सका, इतनी नाकाबंदी थी। बुज़दार साहब तो अपना ओहदा लेके गए, अपने ओहदे की ताकत लेके गए। वो कहते हैं कि मैं तो गवा गया था। माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि मतलब इस आदमी पे कौन न मर जाए खुदा। यानी आप ये देखें कि छोटी सी बात मैंने करनी है जी। मैं डॉक्टर साहब आप इस पे बात जरूर करें, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब। चेयरमैन अगर बात करते हैं उनका वीडियो के अंदर आ जाता है, ठीक है डॉक्टर साहब, उनको फिंगर अंदर जी ठीक है, वीडियो से अंदर आ जाता है जी ठीक है। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि पंजाब हुकूमत, अब वो कोर्ट ने तो कह दिया कि 8 हफ्ते की हमने जमानत दी थी मियां साहब को, तो क्या वो ठीक हो गए वापस आ गए या कितना टाइम गुजर गया, क्या वो वक्त गुजर नहीं गया? अब अदालत की तरफ से बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि ये पंजाब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो तौसीह दे या ना दे। आपका पंजाब गवर्नमेंट से कुछ तय पा गया है, कुछ डील हो गई है पंजाब हुकूमत के साथ आपकी, या कानून को तोड़ते हुए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं? ये क्या है, क्या सेटलमेंट इस वक्त क्या है? देखें, चूंकि ये मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, पंजाब हुकूमत इसमें एक्सटेंशंस देती रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि चूंकि ये एक लीगल बैटल है, एक लीगल नुक्ता है, लिहाजा इसके ऊपर मैं अपनी को पॉलिटिकल राय नहीं दूंगा। ये टेक्निकल बात है, इसको टेक्निकल तरीके से हमें हैंडल करने दें और हमारे वकला इसको हैंडल कर रहे हैं। बाकी एक बात जो है, अभी जो आपने बात इससे पहले भी सवाल किया, दोबारा ये सवाल किया तोशा खाने वाला, इसमें बात बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ। पहली बात यह है कि जरदारी साहब ने अगर कोई चीज़ ली है, मैं उनको ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं उनको स्पोक्स पर्सन हूँ, कोई भी हो, जरदारी साहब हो या कोई भी हो, पाकिस्तान का सदर हो, वज़ीर आज़म हो, अगर तोशाखाने में कोई चीज़ दी जाती है, कोई बाहर का कोई मुल्क उनके दौरे के दौरान उनको अगर कोई तोहफा देता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? आप सर्च करें, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं वीलॉग पे भी, इस पर रिसर्च करें, मेरी आपसे दरखास्त है। मैंने की है। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? मैंने की है इस पर रिसर्च।
चले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं, अगर उस कानून के अंदर रहते हुए कोई भी शख्स, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी वज़ीर आज़म कोई चीज लेता है वो गैर कानूनी नहीं होगी। अगर उस कानून के बाहर जाके लेगा तो वो गैर कानूनी है। और मैं इसमें ये अर्ज भी करूंगा, कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें ये भी अर्ज करूंगा कि मुझे ये भी खुशी होती कि जरदारी साहब को, ये 2 गाड़ियों की बात हो रही है ना, मुझे ये भी खुशी होती कि जरदारी साहब के खिलाफ जो अरबों खरबों के मुकदमे हैं उन पे भी उनको पकड़ा जाए, पूछा जाए कि वो कुल्फी वाला कौन है, फलूदे वाला कौन है, उन पे क्यों जमानत मिली है उन्हें। मैं तो ये कह रहा हूं यार कि हमारा सिस्टम मेरे भाई इतना साफ और शफाफ होना चाहिए एहतसाब का अमल, कि सिर्फ ये टॉक शोज में ना हो। सर मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों जमानत मिली है सर आपको याद है मियां साहब को क्यों जमानत मिली है? नहीं, हालांकि वो तो पकड़े हुए थे, जेल काट रहे थे। टॉपिक आपने चेंज कर दिया है। नहीं चेंज नहीं किया, पाकिस्तान में सर पाकिस्तान में जमानत हो जाती है, आप समझते हैं बात को। मैं कह रहा हूं कि आप नवाज शरीफ का सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप तोशा खाने केस में उस बंदे को पकड़ रहे हैं जिसके अकाउंट में अरबों रुपए कुल्फी फलूदे मुर्दे को आए हैं, वो केस क्यों नहीं उनके खिलाफ साबित करके सजा दे रहे? ये मेरा सवाल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सवाल, लेकिन इसका जवाब नैब देगा। उसमें भी पकड़े, इसका जवाब तो नैब देगा, इसका जवाब तो नैब देगा। लेकिन मजे की बात यह है सिस्टम को भी देना चाहिए ना, जो भी देना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो मैं 1 साल ये सुनता रहा हूं, आपने भी 10 दफा मुझसे सवाल किए। मैं बताता हूं, आप तो 1 साल सुनते रहे ना, आप तो 1 साल सुनते रहे, फलूदा फलाना, तो आप तो 1 साल सुनते रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं आपके 5 साल अगर गलत किया पकड़े, मैं आपके 5 साल दौरे हुकूमत में, फिर आपके 5 साल दौरे आप जरा तोशे खाने वाली जो आपने रिसर्च की है कि वो उसमें जरा हमें बताएं। जी मैं सर आपको बता देता हूं कि वो कानून क्या है और कैसे वो वायलेट हुआ है। सर उसका एक कानून मौजूद था, उस कानून को चेंज किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसके अंदर एक गुंजाइश पैदा की थी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। और नवाज शरीफ साहब को जो गाड़ी दी गई थी वो तो बगैर किसी दरखास्त के, उन्होंने मांगी भी नहीं, फिर भी उनको फराहम की गई। कानून है क्या सर? जो एग्जैक्ट कानून है क्या सर? जो एग्जैक्ट कानून है उसमें वो अमाउंट ज्यादा थी, इसको 15% करके कम किया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसको कम करके फायदा पहुंचाया। पार्लियामेंट ने किया है? नहीं, गिलानी साहब ने किया, गिलानी साहब ने किया सर। पार्लियामेंट ने किया होता कोई बुला ही नहीं सकता था। ज्यादती है, गिलानी साहब ने किया, वो तो मैं कह रहा हूं आपको, फिर तो ज्यादती है, वही तो कह रहा हूं मैं आपको, ज्यादती है सर। अगर इसीलिए तो केस बना है तो ज्यादती की है सर, इसीलिए तो केस बना। पहले कितनी थी सर? इसीलिए तो केस बना है। पहले कितनी थी? 50% इन्होंने 15% सर नहीं, इन्होंने 15% कर दिया, पहले ज्यादा थी। ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी थी, मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब ये 15% कर दिया। अगर फर्द वाहिद ने किया है तो ज्यादती की। वैसे ब्रेक के बाद मैं आपको बता भी दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, पढ़ के आपको ब्रेक के बाद बता भी दूंगा। लेकिन कमल शौदब साहब मुझे ये बताएं, ये बात बताएं ना ताकि लोगों को पता चले। अभी बताऊंगा, अभी ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको, ब्रेक के बाद बताऊंगा। आपने मेरे से पूछा, आपको मैं तिश्नगी नहीं छोड़ूंगा में, अगर आप मेरे सवालों के जवाब ना दें पूरे, लेकिन मैं जरूर दूंगा। अच्छा कमल शौदब साहब, मुझे ये बताएं कि अब उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं मैं तो गवाह हूं, मैं तो मुलजिम हुई नहीं, तो समन करके बुलवाया, तकरीबन 1.5 घंटे तक उनकी इंक्वायरी की, उनको सवालनामा भी देके भेजा। जो सवालनामा देके भेजा वो भी मुझे पता है कि सवालात कौन से पूछे गए। तो ऐसे सवालात गवाहों से तो नहीं पूछे जाते, और इस तरीके से ना गवाहों को बुलाया जाता है और ना इस तरीके से गवाह कुछ करते हैं। ब्रेक के बाद मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं भी डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कमल शौदब साहब, उस्मान बुज़दार साहब मुलजिम हैं या गवाह हैं, क्या हैं? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो ये है पीटीआई बशमूल सीएम साहब के एक रूल ऑफ लॉ को तस्लीम करना और इसको सबमिट करना कि जनाब कोई भी आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इदारा बुला रहा है, कोर्ट्स बुला रही हैं, नैब बुला रही हैं, तो आप बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से जाएं, उनके एहतराम में भी कमी ना करें और ख़ुद भी आप एक अपने आप को शहरी की तरह पेश करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है जो पूरी पीटीआई में टॉप से लेके एंड तक आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बैठे इनके नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ पीटीआई में क्या आ रहा है। नहीं पीटीआई में ये आ रहा है, मैं मेरी बात नहीं है, ऐसे ना, एक मिनट रुके, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए मैं सबको रोकता हूँ, आपको भी रोकूंगा, आप बुरा नहीं बनाएंगे मेरी बात का, मेरी बात सुने। देखिए बात यह है कि पीटीआई का ट्रेंड यह है कि इस्तीफा दो और फिर शामिल तफ्तीश हो जाओ। ये पीटीआई का ट्रेंड तोड़ा उस्मान बुज़दार ने, ये तस्लीम करें और आगे बढ़ें। मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगी, मैं अपना आर्गुमेंट आवाम के सामने रखूंगी। आप अलीम खान को देखें, आप आदम स्वाति को देखें, आप सफ्तान खान को देखें। अलीम खान साहब ने स्टेप डाउन किया, उसके बाद उन्होंने अपनी इंक्वायरी क्लियर की, 4 महीने उन्होंने डिटेंशन भुगती और उसके बाद वो वापस आए। हम में से किसी ने मातम नहीं किया,
हम में से कोई उनके साथ नहीं किया, हमने किसी ने रोना धोना नहीं डाला। तो उन्होंने जो रूल ऑफ उस्मान बुज़दार साहब ने उनको फॉलो क्यों नहीं किया अलीम खान साहब और को? ये ट्रेंड सेट किया वजीर आजम इमरान खान साहब से है, जिन्होंने अपनी 40 साल पुरानी डीड्स जमा कराई, जबकि वो बाहर से यहाँ लेकर आए थे, पैसा यहाँ से बाहर लेके नहीं गए थे। और नहीं, आप ये बात तस्लीम करती हैं कि उस्मान बुज़दार साहब सिर्फ एक गवाह हैं, उनके ऊपर इल्जाम कोई नहीं है, वो एक गवाह हैं? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब गवाह हैं या मुल्जिम है, ये नैब की तहकीकात खत्म होंगी तो नैब ये डिसाइड करेगा, मुझे कोई इख्तियार नहीं है और मैं इसमें कोई ओपिनियन मेकिंग। देखें, अब आप शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केस खुले तो मुल्जिम है, मुराद अली शाह साहब को बुलाएं तो मुल्जिम है, किसी और को दुनिया में बुलाएं तो मुल्जिम है, उस्मान बुज़दार को बुलाएं तो मैं राय नहीं दे सकती। ये क्या बात हुई आपकी? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं क्यों राय दूंगी? मुल्जिम उनको नैब मेरी बहन, आप सब पे राय देती हैं। उस्मान बुज़दार साहब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए उनका पूरा राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करें। मेरी बहन बुरा ना बनाइएगा, आप सब पे राय देती हैं, आप सब पे राय देती हैं, इस पे भी दे दें राय, इस पे भी दे दें राय, सब पे राय जो देती हैं आप। मेरी राय यही है कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, मैं उन पर पूरा ट्रस्ट रखती हूँ और जब तक उनका ट्रायल चल रहा है, अगर वो मुल्जिम या मुजरिम निकले तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि ये मुजरिम है। और हम वो रूथलेस जमात है कि जहां पे कोई मुजरिम डिक्लेयर हो जाए तो डेमोक्रेसी में हमने यहाँ पर रिश्तेदारियां नहीं की हुई, ना इमरान खान ने अपने मामूजादे को, पुप्पीजादे को या अपनी बहनों को, इमरान खान साहब का एक रूल था कि जो भी बंदा मेरा इंक्वायरी में जाएगा वो इस्तीफा देगा, अपने आप को बेगुनाह करेगा, वापस आएगा, फिर ओहदा ले लेगा। उस्मान बुज़दार साहब ने उसको वायलेट किया। डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल पूछा था और मुझे पता चल गया आपने क्यों पूछा था, क्योंकि जब 2017 में इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कौमी असेंबली में, तो आप उसके अंदर बड़ी शद और मत के साथ शामिल थे और आपको इसके ऊपर बाकायदा नॉलेज मौजूद है। ये 15% के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिए हैं। इससे पहले का जो अमाउंट है या इसका जो कानून है वो मुबहम है, वो क्लियर नहीं है, लेकिन 15% के ऊपर देना, आप खुद बताइए सर, ज्यादती नहीं है? इतनी महंगी गाड़ियां उठा के 15% के ऊपर दे दी और वो भी जाली अकाउंट से परचेज कर ली उन्होंने। सर, ये है केस। देखें, अकाउंट जो भी हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन 15% पे देना ये बिल्कुल ज्यादती है। 15% पे बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने आज टेक्निकल सवाल पूछ के मुझे फंसाने की आपने बड़ी जबरदस्त कोशिश की, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। मुझे समझ आ गई, क्योंकि मैंने वो लिंक खोला तो उसमें भी नजर आ गया कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब तो इस डिबेट में पेश थे, तो उनको नॉलेज पूरा है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।